नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM पंजाब और मैं हूं नीरज पाली। कुछ दिन पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि देश के नौजवानों को कैसे रूस यूक्रेन की जंग में जबरदस्ती झोंक दिया गया, यानी कि रशिया की फौज में फर्जी सैनिक बनाकर मरने के लिए छोड़ दिया गया, और जिसमें पंजाब के नौजवान भी शामिल हैं, बाकी सूबों के बाकी राज्यों के नौजवान भी शामिल हैं। अब इस मामले में एक बड़ा खुलासा हो चुका है। दरअसल रशिया में जिन नौजवानों को मरने के लिए भेजा गया और उसमें जिस शख्स का नाम निकलकर सामने आ चुका है वो बीजेपी काउंसलर का ये बेटा है, और ये है उसकी तस्वीर। इसी ने एक फर्जी कंपनी बनाकर हमारे नौजवानों को कथित तौर पर मौत के मुंह में धकेल दिया। शक की सारी सुई इसी पर जाती है। मां पहली बार मध्य प्रदेश में पार्षद बनकर सत्ता की मलाई खा रही है और बेटा कथित तौर पर मानव तस्करी कर हमारे नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहा है, नोट कमा रहा है। जब हमने इस कंपनी के नाम पर खुले इस फेसबुक अकाउंट को खंगाला तो इस बीजेपी पार्षद के नगीने बेटे की रंगीनियत भी निकलकर सामने आई। देखिए वीडियो। नौजवानों से लूटा हुआ पैसा खूब उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। यारों दोस्तों के साथ नाचते हुए वीडियो बताती है कि बंदा बेखौफ है, माजो भाजपा की नेता है। दरअसल इस मामले में इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार जय मजूमदार ने बड़ा खुलासा कर डाला है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है वो। खबरें छप रही हैं कि भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध में धकेलने वाले युद्ध वीजा मामले में बीजेपी पार्षद का बेटा सीबीआई के रडार पर। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने तो यहां तक रिपोर्ट छापी है कि मुकुट परिवार के सोशल मीडिया अकाउंट पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की कई तस्वीरें हैं। जी हां, तो साफ है, जब ऊपर से शह है तो बंदा बेखौफ कैसे नहीं होगा। और अब जब पर्दाफाश हो चुका है तो मां, बेटा और बाप तीनों गायब है, फरार है। जिसको फोन करो उसका फोन नंबर बंद, सब रफू चक्कर। और अब कंपनी के ये नंबर सब बंद आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ ये रोते बिलखते परिवार वाले और दूसरी तरफ ये रंगीनियत की जिंदगी जीने वाले, जिन परिवारों के बच्चे मौत के मुंह में धकेल दिए गए, उन परिवारों से मिले पैसे डकार कर ये मुकुट परिवार अब गायब है। इतना ही नहीं, बयान जानने के लिए जब संपर्क किया गया और भाजपा के धार जिला अध्यक्ष मनोज सोमानी ने कहा है कि उन्हें मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से सीबीआई मामलों के बारे में पता चला है, क्योंकि वो तो गायब हैं। उन्होंने बताया कि मुकुट का परिवार के होनहार नगीने का यह कांड कर डाला है, हमें अब पता चला। जी हां, धार के मुख्य नगर अधिकारी यानी सीएमओ निशिकांत शुक्ला ने कहा कि नगर सेवक के रूप में यह उनका पहला कार्यकाल है, यानी कि पहले ही कार्यकाल में मां के लाल ने इतना बड़ा खेला कर डाला कि कई जिंदगियां तबाह हो जाए। खैर, अब आते हैं सीबीआई की कार्रवाई पर। दरअसल सीबीआई के मुताबिक मुकुट के 24/7 आरएएस ओवरसीज फाउंडेशन ने कथित तौर पर 180 लोगों को रूस भेजा, 180, जिनमें से ज्यादातर छात्र वीजा पर थे। और जबकि सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि एजेंटों ने रूस में संदिग्ध विश्वविद्यालयों में प्रवेश के बहाने भारतीयों को धोखा दिया है, लेकिन इसमें संस्थानों का नाम नहीं बताया गया। और जबकि सूत्र यह बताते हैं कि इसमें मुकुट परिवार का यह नगीना नहीं बल्कि दूतावास के कर्मचारी भी निशाने पर हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में छापा है कि आरएएस ओवरसीज की अब बंद हो चुकी वेबसाइट पर 3 फोन नंबर प्रदर्शित थे, ये वाले, जिनमें से एक कथित तौर पर तनुकांत शर्मा का बताया गया, जिसका नाम सीबीआई की एफआईआर में हरियाणा के पलवल के सुआंश मुकुट के कथित साथी के रूप में दर्ज है। और आपको बता दें कि तनुकांत शर्मा ने 2019 में एक ट्विटर अकाउंट बनाया जिसमें उसने अपना नाम चौकीदार तनुकांत शर्मा रखा, चौकीदार। और इस अकाउंट को 4 लोग फॉलो करते थे, जिनमें मानव तस्करी का कथित आरोपी सुआंश मुकुट और 2 लोग रूस के वोरोनिश स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र थे। और इनमें से एक छात्र ने खुद को राजस्थान के जयपुर शिवसेना का जिला अध्यक्ष लिखा था। बहरहाल अब आपको बताते हैं कि जिस कंपनी द्वारा मासूमों को लूटा गया उस कंपनी का पंजीकृत यानी रजिस्ट्रेशन पता दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव बेसमेंट का है। हालांकि द इंडियन एक्सप्रेस ने साइट का दौरा किया और पाया कि यह एक आवासीय इमारत थी जिसमें कोई ऑफिस था ही नहीं। संपत्ति के मालिक ने कंपनी या मुकुट के परिवार में जानकारी होने से साफ मना कर दिया, यानी कि सब फर्जी बाड़ा। आइए आपको सुआंश और मुकुट के ट्विटर से ली गई कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो दिखाते हैं, जिससे साफ होता है कि यह नगीना इसलिए सब गौरव धंधा करता रहा क्योंकि इसे लगता था कि भाजपा का हाथ इसके साथ है और यह भी मोदी जी के परिवार का हिस्सा है। पर इसे नहीं पता कि ऐसे काम करने वालों को मोदी जी दिल से माफ नहीं करते हैं। जी हां, देखिए, कैलाश विजयवर्गीय
कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश के बड़े भाजपा नेता, मध्य प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री हैं। और एक और वीडियो है, ये है नरोत्तम मिश्रा का। नरोत्तम मिश्रा ये भी भाजपा के बड़े कद्दावर नेता है और मध्य प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। इनकी वीडियो भी सुरेश मुकत ने रीट्वीट की हुई है और यह है कैलाश विजयवर्गीय की एक और तस्वीर वाला ट्वीट। यानी कि इस बंदे ने कोई कमी नहीं छोड़ी चाटुकारिता की, लेकिन मानव तस्करी के इल्जाम से घिरा अब ये सीबीआई के रडार पर है। पर दिलचस्प इसमें यह भी है कि सीबीआई ने यह खुलासा नहीं किया कि इस मानव तस्करी मामले में कौन कौन से संस्थान शामिल है। इस मामले में सीबीआई ने उनकी जो टीमें हैं उन्होंने दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम, अंबाला, मदुरई और चेन्नई सहित 7 शहरों में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चला चुके हैं। और सीबीआई के प्रवक्ता ने खुलासा किया है कि एजेंसी आकर्षक विदेशी नौकरी के अवसरों के वादे के साथ कमजोर युवाओं को अपना शिकार बनाती थी। और इन कमजोर युवाओं के परिवार का जो हाल है वो हम आपको पहले सुना और दिखा चुके हैं, लेकिन आज फिर सुनाएंगे भी, दिखाएंगे भी। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार। ये नौजवान उस पंजाब से हैं जिस पंजाब से मोदी जी कहते हैं उनका गहरा रिश्ता है। भाई ਅਸੀਂ 7 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ये नौजवान उस देश से हैं जिस देश में मोदी जी पिछले 10 साल से पीएम की कुर्सी पर विराजमान हैं। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ। ये नौजवान उस देश से हैं जिस देश में अब बीजेपी वाले 400 पार का सपना देख रहे हैं। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਤੋੜਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। यहाँ नौजवानों के सपने ऐसे और ऐसे कई तरीकों से चूर चूर हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM पंजाब और मैं हूं नीरज पाली। कुछ दिन पहले कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ शब्दों में कहा था कि देश में अमृतकाल नहीं मृतकाल चल रहा है। तो ये मृतकाल की एक जीती जागती सी तस्वीर या कहो उदाहरण आपके सामने है। पंजाब और देश में कई परिवारों के बच्चों का भविष्य अब खतरे में है। कहीं पर पेपर लीक करवाकर मृतकाल को निमंत्रण दिया जा रहा है, तो कहीं मानव तस्करी की आड़ में पंजाब ही नहीं देश के नौजवानों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जिंदगियां बर्बाद की जा रही हैं। और यह तब जब मोदी जी पिछले 10 सालों से सत्ता में रहकर जुमले सुना रहे हैं और तीसरी बार सत्ता में आने का ढिंडोरा कई बार पीट चुके हैं। खैर, आते हैं सीधा मुद्दे पर। शुक्रवार यानी कि आज ही खबर छपी कि सीबीआई ने मानव तस्करी के इल्जामों में 7 शहरों में छापेमारी की है, 7 राज्यों में, और एफआईआर दर्ज की है। मोदी जी के अमृतकाल में मानव तस्करी पहले गुजरात और अब बाकी देशों के दूसरे राज्यों से। वाह मोदी जी वाह। और यह अमृतकाल अब मृतकाल में बदलता जा रहा है। देश के 7 नौजवान एक साथ कह रहे हैं कि हमें बचा लो, क्योंकि उन्हें जबरन रूस यूक्रेन वॉर में धकेला जा रहा है। और आओ हमारी सेना में शामिल हो जाओ, नहीं तो सलाखों के पीछे डाल देंगे। देखिए भाई ਅਸੀਂ 7 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਖੋਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਸਲਿੱਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸਲਿੱਪ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਭੇਜਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10-15 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ ਤੇ ਲਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਤੋਰਨਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਤੋਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ 'ਚ ਤੋਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। रशिया की आर्मी ड्रेस में ये सब भारतीय हैं और रशिया के मिलिट्री के कब्जे में है, उसी भारत से जहां से मोदी जी 10 साल सत्ता से हैं और देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं। इनकी देश के प्रतिनिधियों का जीता जागता उदाहरण का आलम यह बन चुका है कि आज ये पंजाब और हरियाणा के नौजवान रशिया में बंधक बन चुके हैं। ये नौजवान जहां अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मोदी के न्यू इंडिया में मानव तस्करी के चलते यहां तक पहुंच चुके हैं। खबरें तो यही छप रही हैं।
दरअसल इस नौजवान और इन जैसे नौजवानों में फर्क मोदी के इस अमृतकाल में एक शहजादे और एक के लिए तमाम नीतियां बदल दी जाती हैं और इन गरीब नौजवानों को मरने सड़ने के लिए अलग नीतियां मिलती हैं, जिसकी ये जीती जागती मिसाल आपके सामने है। ਬਾਈ ਅਸੀਂ 7 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3-4 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਤੋਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ऐसा नहीं कि इस अमृतकाल के लिए सिर्फ मोदी जी का या उनकी सरकार ही जिम्मेवार है। पंजाब में विरोधी पार्टियां 2 साल से लगातार सत्ता में बैठी भगवंत मान को भी दोषी मानती हैं। भगवंत मान कह चुके हैं कि विदेशों से अंग्रेज नौकरियां मांगने आया करेंगे। अंग्रेज पंजाब में कब नौकरियां मांगने आएंगे ये तो अभी तक पता नहीं चल पाया है। कहा जा रहा है कि पंजाब के 5 परिवार अभी फिलहाल तिल तिल की मौत मर रहे हैं और अपने बच्चों के इंतजार में भगवंत मान के इस रंगले होते पंजाब में इन परिवारों में, जी हां, इन परिवारों में गुरदासपुर से गगनदीप सिंह, रमनीत सिंह, होशियारपुर के एक गांव से गुरप्रीत सिंह और कलानौर कस्बे से रवनीत सिंह शामिल है। बताया जा रहा है कि हरियाणा से हर्ष नाम का एक नौजवान भी इस मृतकाल के चक्कर में बुरी तरह से फंसता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। बीते दिनों भारतीय मीडिया में छपी ये रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध में तेलंगाना के 30 साल के मोहम्मद अफसान की मौत हो चुकी है। अफसान के परिवार ने मीडिया को यह भी बताया कि उसे सहायक के रूप में भर्ती करने की आड़ में रूस यूक्रेन युद्ध में धकेल दिया गया। यानी कि विकसित भारत अमृतकाल के नारों की एक गंभीर वास्तविक तस्वीर आपके सामने है। भारतीय युवा नौकरी और आजीविका के लिए अपना परिवार छोड़कर यदि विदेश जाना चाह भी रहे हैं तो नौबत ये आ चुकी है कि उन्हें रूस यूक्रेन युद्ध में धकेला जा रहा है। और दूसरी तरफ अभी भी मोदी सरकार तथाकथित 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पर अपने काल्पनिक मिथ पर कायम है। पूछे इन परिवारों से 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के इनके लिए मायने क्या है मोदी जी। उन्होंने जो कितने पहला फोन खोलिया बड़े दिन बाद जो उन्होंने फोन दिते फिर उन्हें साढ़े नाल गल की कि मम्मा इदा वर्दी वाली फोटो पाई जो उन्हें फोटो पाई ना वो वेले पाई वो वेले सानू पता जो साढ़े रब नूं पता उन्हें पापा अगे डिप्रैशन दे विच तो साढ़े नाल बड़िया सानू पता उस वेले की बड़िया हाँ ये तो आंदे साडा पुत कित्थे मौत दी मोहरी च जाग बह गया। कोई उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੰਗ 'ਚ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਬੱਚਾ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਟੂਰਿਸਟ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਸਟ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਗਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। गुरदासपुर के रहने वाले गगनदीप की मां बलविंदर कौर का साफ तौर पर कहना है कि उनका बेटा पहली बार विदेश गया था और वो भी टूरिस्ट वीजा पर। उन्हें क्या पता कि उनके साथ ऐसा होगा और अब इनकी हर रात डर के साए में गुजरती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। होशियारपुर का गुरप्रीत अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़िया करना चाहता था और फंस गया मौत के मुंह में। ये पंजाब का नौजवान 2022 में अजरबैजान, दुबई और सर्बिया गया और 2023 में बैंकॉक और रूस चला गया जहां से इसे सेना ने पकड़ लिया और जबरन अपनी फौज में भर्ती करवा दिया। इल्जाम तो कुछ यही है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि इन नौजवानों के दूसरे देश में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने की वजह से रशिया ने इनके सामने 2 ऑप्शन रखे। नंबर 1, या तो ये रशिया की फौज में भर्ती हो जाएं और रशिया यूक्रेन जंग में रशिया की तरफ से लड़े या फिर गैर कानूनी ढंग से रशिया में एंट्री के लिए 10 साल की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। भाई वही बता रहा ना फिर हमको यहाँ पर बेलारूस वालों पकड़ा ना जब जी उन्होंने फिर वहां पर हमको एक बेलारूस पुलिस आ गई उधर उन्होंने हमको पकड़ लिया और उन्होंने हमको अगले दिन वापिस उधर छोड़ दिया क्या बोलते उसको रशिया आर्मी में। रशिया आर्मी में छोड़ने के बाद पहले 2 दिन हमको रखा एक बंद कमरे में। तीसरे दिन उन्होंने हमको पेश किया ऑफिस में पेश करने के बाद ना वो हमसे ना अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे सुबह से लेकर काफी टाइम तक बात की उन्होंने। हमको समझ नहीं आई। फिर 3-4 बजे का समय हुआ है उन्होंने ना मतलब एक ट्रांसलेटर को फोन किया वो हिंदी बोलता था वो बिल्कुल प्योर हिंदी बोल रहा था।
उसने बोला कि ये बोल रहे हैं कि आप रशिया आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो। हमने साफ साफ मना कर दिया। हमने बोला हम रशिया आर्मी नहीं ज्वाइन करना चाहते, हम वापस जाना चाहते हैं। उन्होंने फिर बोला कि नहीं आप रशिया आर्मी ज्वाइन कर लो, बहुत लालच वगैरह दे रहे थे। हमने बोला नहीं करनी ज्वाइन। फिर उन्होंने उसको बोला कि बोलो कि अगर तुमने मतलब आर्मी नहीं ज्वाइन की तेरे को 10 साल की सजा हो जाएगी। और हम लोगों ने उनके सामने हाथ भी जोड़े गिड़गिड़ाए भी, लेकिन वो समझे नहीं। और फिर बोले अगर नहीं करोगे 10 साल की सजा होगी। हम लोग घबरा गए सारे, घबरा गए। और उन्होंने बोला कि फिर हम सबने डिसाइड किया कि 10 साल मरने की अच्छा है तो मतलब 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। और हमारे पास फोन नहीं था, सोचा जब फोन होगा तो घर वालों से बात करके उनको बोलेंगे कि हमको छुड़ा लें। तो इन्होंने हमारे उसके बाद मतलब वहां से ये बात होने के बाद इन्होंने हमको शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड, मतलब कि जहाँ पर बोलते हैं उसको शायद मॉस्को साइड था, मतलब इतना नहीं कन्फर्म होगा कौन सी जगह थी। उन्होंने हमको उधर शिफ्ट कर दिया, 4-5 दिन उधर रखा और बोलते थे आपको हेल्पर वगैरह की इधर मतलब जॉब वगैरह मिलेगी, आपको जंग वगैरह में नहीं भेजा जाएगा। हमने बोला ठीक है। उधर भी हमको फोन नहीं दिया इन्होंने 4-5 दिन, जो या 6 दिन जितने भी रहे थे। उसके बाद इन्होंने हमें पता नहीं कौन सा कैंपेन का ट्रेनिंग वाला, वहां पर इन्होंने हमको शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद दूसरी इन्होंने हमको दिया फोन हमारा। फिर हमने 1 दिन बाद ली सिम लेने के बाद हमने अपने घर वालों से राब्ता कायम किया, बोला कि हम ऐसे ऐसे फंस गए हैं, हमारी मदद करो। फिर वो घर वाले सारे भागदौड़ करने लगे, सभी के मतलब कोशिश करने लगे ये कैसे छुड़ाया जाए। और 6-7 दिन ट्रेनिंग देने के बाद इन्होंने हमको आगे यूक्रेन में भेज दिया जहाँ पर जंग चल रही है। ठीक है, अभी आप लोग क्या चाहते हो? भाई हम लोग वापस आना चाहते हैं क्योंकि इधर जंग चल रही है, बहुत बंदे मर रहे हैं। हमारे साथ जो बंदे आए थे दूसरे, वो उनको तो आगे भेज दिया, वो किसी और कंट्री के थे। और अभी शायद मालूम नहीं आजकल कभी किसी से भी हमको ये आगे भेज सकते हैं, क्योंकि बंदे आते हैं और लेकर चले जाते हैं, आते हैं लेकर चले जाते हैं। और हम इधर नहीं रहना चाहते। हम तो वही हाथ जोड़कर बेनती करते हैं अपने आप सबसे कि हमको जल्दी से जल्दी इधर से वापस बुला लिया जाए, हम इधर नहीं रहना चाहते। अभी आप कितने लोग हो एक साथ इकट्ठे यहाँ पे? अभी हम 7 लोग हैं इधर। वो अभी पंजाब के हैं? सभी लोग पंजाब के हैं या और अदर स्टेट के हैं? वो 2 बंदे हरियाणा के थे और 5 पंजाब के हैं। और जहाँ पर हम पिछले कैंप में रह रहे थे वहीं भी बहुत हमारे इंडियन बहुत ज्यादा है उधर भी, और एक नहीं बहुत ज्यादा बंदे भाई इधर फंस चुके हैं इनकी ट्रैप में। ओके, धन्यवाद। नमस्कार, हम सब साथी यहाँ पर रशियन आर्मी में फंस चुके हैं और जो कि हमारे साथ के बंदे हैं वो सब मतलब फ्रंट लाइन पर डाल दिए गए हैं। और हमें भी ये कह रहे हैं कि आपको भी आधा 1 घंटे के अंदर यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। और फ्रंट लाइन के लिए हमारी भारत सरकार से और इंडियन एम्बेसी से हाथ जोड़कर विनती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लिया जाए। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये ना हो कि ये हमारी आखिरी वीडियो हो, इस करके हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाल लिया जाए। धन्यवाद। सो इत्तेफाक से इन लड़कों के हाथ में मोबाइल आ गया और घर वालों को फोन पर जो बताया उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनिए। मेरा ब्रदर रशिया वास्ते घूमਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੈਲਾਰੂਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਭਲਾ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਮੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨੇ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਮੀ 'ਚ। ਤੇ 15 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਭੇਜ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 6-7 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਰਸ਼ੀਆ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਊ ਈਅਰ 'ਤੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਿੱਪ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਵੀਜ਼ਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਬੈਲਾਰੂਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੈਲਾਰੂਸ ਚਲ ਗਏ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਾਰੂਸ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲਾਰੂਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉਹ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲਾਰੂਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਸ਼ੀਆ ਮਾਰਿਆ ਬਾਰਡਰ ਆਰਮੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ 15-20 ਦਿਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਭਰਾ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਹੋਏ ਅਨਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਰਸ਼ੀਆ ਆਰਮੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ जाए। होशियारपुर के गुरप्रीत, गुरदासपुर के गगनदीप के परिवार को आपने सुना है। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं दीनानगर के रवनीत के परिवार को। रवनीत सिंह की मां और बहन ने बताया कि ये बेहद गंभीर गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और जैसे तैसे 11 लाख कर्ज लेकर इन्होंने अपने बेटे को टूरिस्ट वीजा पर विदेश भेजा था। एजेंट ने वादा किया था कि वो इस परिवार की जिंदगी बदल देगा, लेकिन एक दिन अचानक इन्हें फोन आया कि इनके बेटे को भी जबरन रूसी सेना में भर्ती कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। और अब यह परिवार सदमे में है। मां का इकलौता बेटा और बहन का इकलौता भाई अब रशिया की सेना का एक फर्जी सिपाही बनकर रह चुका है। मरने के लिए भेजा जा रहा है यूक्रेन, और जहां मां बहन रो रो का बुरा हाल है, इस टूटे फूटे घर की नुहार बदलने के लिए 11 लाख कर्ज उठाया और अब आलम यह है कि ना बेटा मिला ना ही नुहार बदली। बस इन आंखों से आंसू छलक रहे हैं। बहन अपने भाई का इंतजार कर रही है और ये बूढ़ी माँ की बूढ़ी आंखें अपने लाल को अपनी छाती से लगाने के लिए तरस रही है, बिलख रही है, इंतजार कर रही है। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੜ ਲਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 1-2 ਦਿਨ ਖਰੇ ਰੱਖੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਨ ਸੂਨ ਕਰਾ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ। ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਨੂੰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗਏ ਵੀ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਗਾੜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਗਏ ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਵੀ ਮੰਮੀ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਘਾਮਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਫਾਨ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈੱਟ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾ-1.5 ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੈੱਟ ਨਹੀਂ ਔਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੈੱਟ ਔਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫਸੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਵਨੀਤ ਦਾ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਮੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈਲਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਗਾਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਰਸ਼ੀਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਰਮੀ ਗਾੜੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਕੀ? ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਨਾ ਏਜ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, 18+ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਏਜ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਮੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਗਾਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ।
मतलब लड़ाई फौज भर्ती कर ले गए ਕੀਤੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੈ ਸਾਈਨ ਸੂਨ ਕਰਾ ਲਏ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਸੂਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਕਰੋਇਆ ਕੁਝ ਬੋਨ ਸਾਇੰਸ ਸੂਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਣਾ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਗਰੁੱਪ ਗਏ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਹੀ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ ਕੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਮੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਓ ਗਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਗਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਇਹ ਫਸ ਗਏ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਢਾਉਣ क्योंकि ਸਾਨੂੰ पता नहीं भी इन्होंने गांव ਸਾਨੂੰ कित्थे लेके जाना। सो ये मुद्दा कन्हैया कुमार के बाद पंजाब विधानसभा में प्रगट सिंह ने भी उठाया था। एमएलए प्रगट सिंह ने, देखिए, उन्होंने सदन में कहा था कि रूस में फंसे हमारे कुछ पंजाबी युवाओं को वहां की सरकार द्वारा यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पंजाब सरकार से अनुरोध किया था, उन्होंने अनुरोध किया कि केंद्रीय विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाए और उन पंजाबी नौजवानों को वापस पंजाब में वापस लाया जाए। सो प्रगट सिंह ने सरकार से अपील की थी। इस मामले में एनआरआई मामले के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने जवाब में साफ तौर पर यह भी कहा था कि वह इस मामले को पहले ही केंद्र सरकार के सामने उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार और रूस में दूतावास से बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही कुछ अच्छा परिणाम आने की संभावना है। भारत सरकार ने तो जागी ही जागी, सीबीआई ने मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा किया और एजेंसी 7 शहरों में 10 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर चुकी है, तलाशी अभियान चला चुकी है और यह रेड दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, अंबाला, चंडीगढ़ और मदुरई में की जा चुकी है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जा चुका है और साथ ही 50 लाख रुपए जब्त करने का दावा किया जा रहा है। पंजाब सरकार के मंत्री भी इन परिवारों के घरों में परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि ये काम मुश्किल है, आसान नहीं। नहीं, बच्चे अजे उत्थे है। देखो, इदां ये सौखा काम नहीं हुंदा। अगे भी अगे केसां च करदे आ। एक तो टाइमिंग का फर्क है, रात दिन का फर्क है बहुत। कई दफ्तर ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕੰਟਰੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, पर हो जाऊगा, कोई गल नहीं। 1-2 दिन आपां नूं आंसर आ जाऊगा कि बच्चे ठीक ने, कोई गल नहीं, घबराउण दी लोड़ नहीं। विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है और मंत्री जी इसे मुश्किल बता रहे हैं। यदि यहाँ भाजपाई खड़े होते तो जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों से कमरा पूरी तरह से गूंज उठता, पर पीछे दाएं बाएं खड़े पुलिस वालों का रिएक्शन भी किसी अचंभे से कम दिखाई नहीं लगता है। जी हाँ, पंजाब सरकार के ये एनआरआई मंत्री दिन रात हवाला दे रहे हैं कि भारत और रशिया में टाइमिंग का अंतर है, दिन और रात का। सो रात को हमारे मंत्री जी और अफसरों ने सोना भी होता है और जब ये सुबह सोकर उठेंगे तो रशिया के मंत्री और वहां के अफसरों को भी सोना होता है। तो वार्तालाप में तनिक तो दिक्कत आएगी ना। इनके कहने का भाव उनका दफ्तर किसी अन्य वक्त पर खुलता है और हमारा यानी कि देश का, पंजाब का दफ्तर किसी अन्य टाइम पर खुलता है। तो सवाल दरअसल ये भी है कि जब उनके यहां पर दिन होगा तो क्या रात को हमारे मंत्री जी या हमारे काबिल अफसर नहीं जाग सकते जो एक ही दिन में रशिया से वार्तालाप कर ले या संपर्क साध ले, या सच्ची में 2-3 दिन का इंतजार वाकई में करना होगा और इसलिए ये मंत्री जी उनके जवाब के इंतजार में हैं? दरअसल क्या ऐसा सवाल या ख्याल परिवारों के जहन में नहीं आ सकता इनके बयान के बाद? खैर, पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री जी ने रशिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताकर हम सबकी जानकारी में जो इजाफा कर डाला है उसका एहसान मैं तो नहीं चुका सकता। दाएं खड़े एसपी साहब क्या सोच रहे हैं इस बारे में भी ये ही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। मंत्री जी रशिया को शायद किसी ग्रह से कम नहीं आंक रहे, क्योंकि देश में किसी सरकार से संपर्क करना किसी दूसरी सरकार के लिए तो आसान है। हाँ, किसी ग्रह में ये बच्चे गए होते तो हम कयास लगाते कि भौगोलिक तौर पर किसी से संपर्क करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एलियन से वार्तालाप का कहीं कोई भी सीन, कोई भी जिक्र आज तक मैंने तो नहीं देखा। बहरहाल रशिया भौगोलिक तौर पर बड़ा मुल्क होने के बावजूद भी मंत्री जी की कोशिश जारी है। हालांकि काम केंद्र का है, पर मंत्री जी का भी दायित्व बनता है पंजाब के लोगों के प्रति। सो 1-2 दिन में आंसर आने की उम्मीद है मंत्री जी को। घबराने की जरूरत नहीं, आश्वासन भरोसा सब दिया है। बहरहाल यहाँ ये जानना या समझना भी जरूरी है कि ये नौजवान खुद मौत के मुंह में गए हैं या इन्हें मौत के मुंह में धकेला गया।
सो जांच जारी है। जांच के बाद सब कुछ साफ होगा कि परिवार वालों के इल्जामों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है। गुरदासपुर से बिशंबर बिट्टू और होशियारपुर से अमरीक सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद।